नमस्ते साथियों, फिजिक्स की दृष्टि में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जी सेट 2022 का पेपर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पेपर में 1 से लेके 5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ पर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। मतलब हमें इसमें से देखने हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। ठीक है, जैसे टच स्क्रीन, हाँ, तो इसमें इनपुट आउटपुट दोनों आते हैं। यूएसबी मेमोरी डिवाइसेस, आप डेटा डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, ये भी है। सीडी ड्राइव, वो भी है। स्क्रीन प्रोजेक्टर जो है वो ओनली आउटपुट है, नॉट इनपुट। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा इनपुट आउटपुट नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बोथ, दोनों कौन सा है? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी में कौन सा है? ये। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बना बी। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है वो हमें निकालना है। जैसे पहला है, चीज मेमोरी इज यूज्ड टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, ये सही है। जो नन्ही फाइल बनती है वो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी विच इज़ ऑल्सो मेन मेमोरी, हाँ वो भी सही बात है। हार्ड डिस्क इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यस, हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ नॉट अ चेज मेमोरी, ये गलत है। जो स्टैटिक रैंडम मेमोरी है वो भी आपकी चेज मेमोरी ही है। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत है। तो आपको कौन से ढूंढने थे? ट्रू कौन से हैं? ए, बी और सी, तीनों ट्रू है। तो ए, बी और सी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन नंबर 7, योर आंसर इज व्हाट? डी। डी आपका सही आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CC, BY एंड S। अब ये कौन सा है? जैसे मान लो कि मैं T सीरीज का लाइसेंस खरीदता, ठीक है, तो वो वैसा वाला मामला है कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी मैं कॉपी और उसको पब्लिश कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट है, मतलब ऋण स्वीकारने की आवश्यकता है। हाँ, सही बात है। कैन नॉट बी यूज्ड कमर्शियली, देखो क्या लिखा है, कैन नॉट। कमर्शियली यूज़ करते हैं, हाँ, मैंने लाइसेंस खरीद लिया है तो मैं कमर्शियली उसका यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ लिखा है नहीं कर सकता, मतलब ये गलत है। कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड अडप्टेड, ये भी गलत है, उसको भी कर सकते हैं। कैन नॉट चेंज लाइसेंस, देखिए ये क्या लिखा है, लाइसेंस को, ये सही बात है। आपने इसका लाइसेंस खरीद लिया है तो लाइसेंस को चेंज नहीं कर सकते, वो सही बात है। ठीक है, बाकी आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाइड, अडप्टेड, जो भी आपका मन चाहे कर सकते हैं। तो इनमें से ए, बी और सी सही आंसर है। तो ABC वाला ऑप्शन कौन सा है? ABC वाला आपका ऑप्शन है ए। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या आंसर आया? ए इज योर आंसर। आगे, इन रिलेशन NMEICT मिशन डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ ICT इन एजुकेशन। ICT टूल्स अगर हम सोचते हैं तो कौन सा सही नहीं है वो हमें इसमें से ढूंढना है। तो चलिए 1 by 1 देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एड्यूसेट, सही बात है। हाई पावर कंजप्शन एंड कन्विटी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर डिवाइसेस जब हम चलाएंगे उसका उल्लेख ICT में नहीं है या इस मिशन में नहीं। ठीक है, दूसरा है नॉलेज ऑफ इंटरनेट है। लास्ट है रैपिडली एक्सपांडिंग नेटवर्क ऑफ साइबर किशोर्स एंड साइबर कैफेस, ये भी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? ये बी जो है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये उसका इसके मिशन का हिस्सा नहीं है, मतलब यही सही आंसर। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसीव्ड एज वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। इसमें से कौन सा वन स्टॉप का पोर्टल है? ठीक है, तो ये काफ़ी सारे नाम आपने सुने होंगे। ये समग्र है, ये समर्थ है, साक्षात है और दीक्षा। दीक्षा तो आपको पता है वो जैन वाली दीक्षा आती है। ये बात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल की गई है। तो उसमें कौन सा सही आंसर है? साक्षात, थियोरेटिकल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर क्या आएगा?
C is our answer. Next, yeah, look into this series 40 मतलब 40, 38, 34, 32, 28 और यहाँ कौन सा नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो जैसे देखो 40 दिया है, उसमें से 2 हम हटाए तो 38 आ रहा है, ठीक है 38। नेक्स्ट कौन सा है 34, तो 4 हटाया 34, ओके। देन 34 -2 करे तो 32 आ रहा है। अब 32 -4 करे तो 28 आ रहा है। तो कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, पहले 2 कम करना है, फिर 4 कम करना है, फिर 2 कम करना है, फिर 4 कम करना है, फिर 2 कम करना है। 28 -2 कौन सा आया 26। तो 26 इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ कौन सा आएगा 26 और हमारा आंसर क्या हो गया 11th में हमारा आंसर हो गया डी। डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज दिस। अब ये ABCD वाली सीरीज दी गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, नंबरों के साथ खेलना है। जैसा मैं लिखता हूँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब मैंने लिख लिया। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है A ली, ठीक है। तो ये कौन सा है A से कौन सा लेना है ली, मतलब क्या हुआ 1 2 3 +3 हुए इसमें, ठीक है। D से कहाँ आए H पे, सो D से आए हम H पे 1 2 3 4 +4। फिर H से कहाँ आए M, H से आए M 1 2 3 4 5 मतलब +5 हो रहा है, देख रहे हैं नंबर बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ से आए S MNOPQR, यहाँ से आए S, तो कितना बढ़े 1 2 3 4 5 6 +6। और यहाँ कौन सा आएगा तो 3 4 5 6, तो अब 7 बढ़ने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से वो नंबर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ये +7। तो पहला नंबर हमारा Z आएगा। Z कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर B G, वैसे मैं दूसरा फाइंड तो कर लूँ, लेकिन ये दूसरे में K है, इसमें भी K, ठीक है। तो चलिए दूसरा हटा दीजिए, क्योंकि मान लो कि दूसरा मेरा K आ रहा है तो तीसरा तो फाइंड करना ही करना है। तो तीसरा तीनों में डिफरेंस है, U भी डिफरेंट है, W भी डिफरेंट है और B भी डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए लास्ट वाला पहले देख लेते हैं। मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ, ये लेते। इसमें कौन सा है D, और D से क्या है K। सो D से K, यानी ये D है, D से K, D से आप K आओ, कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 +7 आए। अब K से S आओ, K से S कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 आए, ठीक है। अब S से B आओ, S से कहाँ आना है, S से B आना, ये रहा, कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये +9 आए। अब B से L आओ, B से L मतलब 10 आए +10। और L से आप ज़्यादा आओ 11, तो L से हमें 11 नंबर काउंट करना है। L से अगर हम 11 नंबर काउंट करेंगे तो हम पहुंचेंगे W पे, तो +11, समझे। तो W हमारा लास्ट है, W इसमें लास्ट है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो B इज अवर करेक्ट आंसर। ये सिंपल ट्रिक था कि पहला अक्षर में से कितना गैप बन रहा है, A से D जा रहा है, D से H जा रहा है, M जा रहा है, S जा रहा है। फिर आपको दूसरे का ढूंढना है, लेकिन दूसरे में K कॉमन आ रहा था, मैंने लास्ट का ढूंढ लिया। देखो अगर आप पहले लास्ट अक्षर ही फॉलो करते हो तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। तो B हमारा करेक्ट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस कहीं आते हैं हमारे जी सेट में, तो इसका ध्यान रखना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बाकी आंसर्स आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिला हमको, B इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। देखिए ये सिंपल रहता है, अगर आपके ABCD के बीच में कोई अक्षर है, नंबर है, तो आपको पहले फाइंड करना है। जैसे 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 यहाँ पर होंगे। 25 वाले कितने आंसर है, ये एक रहा, ये दूसरा रहा, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब पहले L भी है, इसमें भी L, ठीक है। तो ये हटा दीजिए, लास्ट वाला चेक कीजिए P और O। अब कैसे चेक करेंगे P और O में कौन सा सही है कौन सा गलत है। सी ABCD लिख दीजिए A to Z, ठीक है। अब देखिए X से U आने में कितना डिफरेंस आ रहा है, U से R में कितना डिफरेंट आ रहा है, और उसी सीरीज को फॉलो करते हुए यहाँ आ जाइए और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है वो चेक कर लीजिए, ठीक है।
तो अगर आप देखेंगे इसमें तो 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। x से u आने में ये उल्टा आ रहा है, 4 का डिफरेंस आया, u से r आने में 4 का डिफरेंस आया, और r से फिर अगर हम o जाएंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा, यानी o इज़ अवर करेक्ट आंसर। मतलब b जो है वो हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा आंसर क्या बना? बी इज अवर करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़े ट्रिकी लगते हैं, थोड़ा टाइम इसमें लगता है सॉल्व करने में, और हमारे पास टाइम ही नहीं होता पेपर में। तो आप जितना फास्ट कर सके इसको उतना प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना है, मतलब बड़ी वैल्यू पहले आएगी, उससे फिर छोटी, उससे फिर छोटी। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमारे पास सेम ही नंबर है। एक है हमारे 5 डिवाइडेड बाई 8, एक नंबर है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 13 और 11 डिवाइडेड बाई 17। अब एक मेथड तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, सारे इक्वल कर दे, या अगर वो नहीं आता तो सिंपल है 5 को 8 से डिवाइड करें, आपको सिंपल मिल जाएगा 0.62। ये तो सिंपल है ना, डिवाइडेशन तो आता है। 9 को 13 से डिवाइड करें, आपको मिलेगा 0.69, और 11 को 7 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0 0 70 मल्टीप्लाई 6 एंड 4। ठीक है, तो ये मिल गया। तो एक वैल्यू आ रही है आपकी 0.62, दूसरी आ रही है 0.69, तीसरी आ रही है 0.64। इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? ये रही, मतलब ये फर्स्ट आएगी 9/3, ये रहा। फिर उससे छोटी कौन सी है? ये, यानी 11/70 ये, और उससे छोटी कौन सी है? 0.62 यानी ये। तो सी जो है वो हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। सी इज़ आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे ही गिनना है फटाफट। आगे देखें, ये देखिए 4/7 ऑफ 2/3 ऑफ 5/6 ऑफ 5/8 ऑफ 1008। तो ये तो सिंपल है, 1008, उसका कितना लेना है? 5/8, उसका कितना लेना है? 5/6, उसका कितना लेना है? 2/3, उसका कितना लेना है? 4/7। अब उसको हटा दो, कितने बन रहे हैं? जैसे 8 को मैं पहले यहाँ से हटाऊँ, 8 से ये कितने बनेंगे? 126, ये 8 8 हट गए। ठीक है, अब 6 को हटाए इसमें से, 6 और ये कितने बन गए? 21, तो 6 और 6 हट गए, हाँ कि ना। फिर मैं इसमें से 3 हटाऊँ, सो 3 7 और ये 7 हट गए, तो बचे क्या? 5 5 2 4, 5 5 2 4, 5 5 25 25 2 50 50 मल्टीप्लाई बाय 4 100, सॉरी 200। ओके, या तो 200 इज अवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स के बहुत सवाल इजी रहते हैं, ये देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन पोज टू हाईएस्ट रिस्क। देखिए रिस्क तो सब में होगा, जैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, रिस्की है, सल्फर डाइऑक्साइड रिस्की है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्की है, और ये कौन सा है? पर्टिकुलर मैटर, इट मीन्स रजकण जिसको हम बोलते हैं वो। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट रिस्क किस में है? इसमें ये पार्टिकुलर मैटर में हाईएस्ट रिस्क है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो 16 में आंसर हमारा बना ए। रिस्की तो ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हम हवा में या सांस में लेते ही है, सल्फर डाइऑक्साइड वो भी रिस्क है, लेकिन हाईएस्ट रिस्क कौन सा है? तो हाईएस्ट रिस्क है ए, पर्टिकुलर मैटर, रजकण जिसे हम कहते हैं, धूल के रजकण। तो वही हमारा आंसर बनेगा 16 में ए। नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रायोरिटी एरिया ऑफ एजुकेशनल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 2030। कौन सा इसमें जो बोल रहा है प्रायोरिटी में नहीं है, वो हमें देखना है कि कौन सा नहीं है प्रायोरिटी। चलिए, एडवाइसिंग पॉलिसी, प्रगति नीति है, ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, हाँ ट्रांसफॉर्म भी करना है। नेक्स्ट, एम्पावरिंग एंड मोबिलाइजिंग यूथ को भी एम्पावर करना है, ये भी है। बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव की क्षमताओं का विकास इसके लिए ज़रूरी नहीं है एजुकेशन पॉलिसी के लिए, ठीक है, तो ये हमें उसमें नहीं करना है। तो 17 में कौन सा आंसर बन जाएगा? 17 का हमारा आंसर बनेगा डी। सो डी इज़ अवर करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 18, मैच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी दिया है उनमें से आपको एक आता है तो आपका आंसर बन जाता है। जैसे मुझे तो ये आता है चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट का जैसे ही नाम आता है हम जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा ही चिपको वाला है, और एक में डी आएगा, पहले में डी आएगा, मतलब सी हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है नर्मदा बच्चों मोमेंट वो किस में था, तो भाई
इसका बी है मेधा पेटनेकर, तो आंसर हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था MS स्वामीनाथ और मिशोनी मोमेंट अमृता देव, ठीक है, तो वो भी है। फोर्थ में सी है, हमारा आंसर क्या हो गया? सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, द फ्यूचर वी वांट इन एन आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ, ये जो दिया है द फ्यूचर वी वांट नो आउटकम, यानी इसका परिणाम क्या है वो हमें देखना है। तो सिंपल है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही इसका आउटपुट है। तो आंसर क्या आया? 19 में आंसर आया बी। नेक्स्ट, नागोया प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है इसमें? या नागोया, इसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विबल शेयरिंग बेनिफिट्स इज, इस प्रोटोकॉल में इसका क्या दिया गया है? आनुवंशिक संसाधनों के पहुंच और लाभ से या उसकी समान वहचनी से कौन सा प्रोटोकॉल का उल्लेख इस नागोया प्रोटोकॉल में किया गया है? ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल में। तो उसमें ये आएगा आंसर सी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच एम्स एज शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूनिटाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन फेयर एंड इक्वाटेबल वे। सी इज अवर करेक्ट आंसर। कैसे आ रहा है? तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा नागोया प्रोटोकॉल, और उसी से आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा दिया है इसके बेनिफिट में, तो उसका बेनिफिट में सी पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो उसमें से आपको कोई सा भी टिक कर देना है, क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, नेगेटिव आपका हो नहीं रहा तो उसमें छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए 21 क्वेश्चन, और 21 क्वेश्चन गलत किया गया है GSET की तरफ से, क्योंकि जो पेपर आया था इसमें ये पार्ट दिख ही नहीं रहा था, नॉट विजिबल, ओके, और नॉट विजिबल होने के कारण, और जब भी हम चलो एक अंदाज़ा भी मान लें और इसका कैलकुलेशन करें फिर भी आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे, तो आंसर की में इसका आंसर Z दिया है, ठीक है, तो हम भी इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, चूज द ग्राफ दैट बेस्ट फिट्स फॉर हाउस प्राइस राइज इन जनवरी फरवरी, मतलब हाउस की प्राइस पहले बढ़ रही है, फेल स्लाइटली, फिर थोड़ी गिरी, और फिर मार्च में अब स्टेडी खड़ी है, मतलब अब स्टेबल। तो ये तो स्टेडी की निशानी है, ये नहीं आएगा, ये बढ़ रही, ये कंटिन्यूस बढ़ रही है। हाँ, ये देखो, ये पहले बढ़ी, फिर थोड़ी गिरी, और अब स्टेबल है, ठीक है, तो यही आएगा। अब तो सिंपल है ना, ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप ऐसे ही बना देंगे, पहले बढ़ रही है, फिर थोड़ी गिरी, नीचे आ रही है, और अब स्टेबल है, तो ऐसे स्टेबल, ठीक है। तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन गया, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन उसी पैटर्न से रिपीट हो रहा है जैसे 21 में था, ठीक है। देखिए 500 एम्प्लॉय दिया है, तो हमारे पास कितने एम्प्लॉय है? 500, और उसमें से लिस्ट कितनों की निकालनी है? 20 का लिस्ट बनाना है, और पहला नंबर 9 है, तो कौन सा सिलेक्ट नहीं होगा वो पूछा, ठीक है। तो 500 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो नंबर आ गया 25। उसमें से पहला कौन सा ले लिया है? 9 तो ले लिया है, तो 9 को 25 से ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा 34, फिर 34 को 25 से ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा 59। ऐसे ऐड करते जाना है कब तक? 500 तक। 25 को एक और ऐड करेंगे, सॉरी 59 ना, 59 को 25 से ऐड करेंगे 84 आएगा, 84 को और 25 ऐड करेंगे तो 109 आएगा, 109 को और 25 ऐड करेंगे तो 134 आएगा। देखिए ये 134 आ रहा है, वैसे आगे आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दिया, इसमें 89 नहीं आया, तो 89 ही हमारा आंसर है कि 89 जो है वो नहीं आएगा। बाकी आगे 134 मिला, 25 ऐड करते जाओ तो 309 भी मिलेगा, 484 भी मिलेगा। यहाँ 89 नहीं आया, तो 89 हमें वही ढूंढना है ना, कौन सा नहीं होगा सिलेक्ट, तो 89 है वो नहीं होगा, तो इसका आंसर बना ई इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बार दिया गया है द बार ग्रोथ, और उसमें क्या ढूंढना है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिया गया है 91 से लेके 98 99 तक, और रेशियो ढूंढना है हमें, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अबोव द एवरेज एंड टू द बिलो द एवरेज। मतलब हमें अबोव एवरेज की ईयर्स के नंबर
डिवाइडेड बाय बिलो ईयर्स के नंबर का रेशियो ढूंढना है। उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कितना एवरेज है। अच्छा, ये नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं, ऐसा है? ये अगर नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक लिख देता हूँ, ये 2640 है। आई होप आपको दिख रहा है, मेरा लिखा हुआ तो दिख ही रहा है। 2520 है, ये 3360 है, ये जो है वो 3120 है, ये 4320 है, ये जो है वो 6040 है, और ये जो है वो 3120। ठीक है, अब दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज लेना है, तो इस सारे नंबर को ऐड कर दीजिए। आप सबका टोटल करेंगे और टोटल को कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही टोटल करेंगे तो टोटल आपका मिलेगा 2840 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका एवरेज आ रहा है 3605। 3605। अब हमें क्या लेना है, अबोव कितने हैं, तो 3605 से अबोव है नहीं, ये अबोव है, एक मिला। ये 3300 वाला नहीं, 3100, ये अबोव है, ये भी अबोव है, ये बिलो। तो अबोव वाले कितने मिले, 3, और बिलो वाले कितने हैं, तो इसके बिलो वाले सारे 1 2 3 4 5, बिलो वाला कितना है 5, तो रेशियो क्या बना 3:5। सिंपल है भाई, बोलो सिंपल है कि नहीं सिंपल है? इसमें कहाँ मगजमारी करने की ज़रूरत है कि बहुत वो बोलता है ना कि हार्ड मैथमेटिक्स है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, रेशियो लेना था, ले लिया, 3:5, ख़त्म बात। नेक्स्ट देखें क्या दिया है, व्हाट इज़ द मेजर पर्पज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि माहिती अर्थकथन का मुख्य हेतु कौन सा है? सो पहला ही मुख्य हेतु है गेटिंग मीनिंग ऑफ द डेटा एंड अराइविंग एज अ कंक्लूजन। जो भी डेटा है उसका मीनिंग फाइंड करो और मीनिंग के बाद उसका कंक्लूजन पे पहुंचो, यही डेटा अर्थघटन का सही उद्देश्य है। तो आंसर आएगा ए इज अवर करेक्ट आंसर। आगे देखें, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का इवोल्यूशन है? तो टू एनहांस द स्टूडेंट लर्निंग, यही हमारा मेन है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें विद्यार्थी के अध्ययन में इंक्रीज करने में ध्यान देना है। तो आंसर बना बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट बिफिटिंग टू ऑनलाइन टीचिंग कंसेप्ट। कौन सा इसमें है जो ऑनलाइन टीचिंग कंसेप्ट में नहीं जुड़ रहा? पहला है स्वयं प्रभा जुड़ रहा है, ये इससे ऑनलाइन टीचिंग होती है, ये तो आप जानते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से टीचिंग होती। शोध गंगा, ये शोध गंगा से टीचिंग नहीं होती, ये रिसर्च के लिए है, और ये आपको सेल्फ स्टडी में ध्यान आते हैं, लेकिन इससे आप टीचिंग नहीं करवा सकते। गूगल मीट, जैसे मैं आपको मीट पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी टीचिंग के काम आता है। तो कौन सा नहीं काम आता है, कौन सा नहीं काम आता है, वही हमें ढूंढना है। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर, सी जो है वो नहीं काम आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअल डिफरेंस आर ट्रू। इंडिविजुअल डिफरेंस में कौन कौन से स्टेटमेंट है वो देखना है। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाँ सही बात है, हर बच्चा यूनिक भी होता है, थोड़ा अलग भी होता है एक दूसरे से। सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स मे बी डिफरेंट, सही बात है, अचीवमेंट और अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस लेवल में डिफरेंस होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर द रीज़न ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सही बात है, जैसा एनवायरनमेंट, हर बच्चों के घर का एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता, तो वो भी रीज़न होगा ही होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी ओनली साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये गलत बात है। और इंडिविजुअल डिफरेंस आर देयर बट डो नॉट मेक एनी डिफरेंस, मतलब ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल तो डिफरेंस है लेकिन कोई डिफरेंस नहीं, ये थोड़ी बात हुई, ये तो सरासर गलत है। तो हमारा 1 2 और 3 सही है। 1 2 3 वाला कौन सा है? ए इज अवर करेक्ट आंसर। सो इन क्वेश्चन नंबर 28 ये जो है वो हमारा आंसर बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। वन ऑफ योर स्टूडेंट रिमेन्स क्वाइट इन योर क्लासरूम बट ही इज़ वेरी टॉकटिव एंड प्लेफुल आउटसाइड द क्लास। मतलब क्लास में वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब भी वो प्ले ग्राउंड में जाता है वो मस्ती मज़े करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट वुड यू डू? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ट्राई टू फाइंड आउट द वे ही और शी रिमेन्स क्वाइट इन अ क्लासरूम डिस्कशन एंड टॉक टू हिम और हर। सही बात है, आपको देखना है और जानना है कि क्यों वो बच्चा ऐसा कर रहा है। ठीक है, क्यों वो क्लासरूम में बातें नहीं कर रहा, क्यों उसमें वो निष्क्रिय है, ये जानने की कोशिश करनी है। असाइन हिम और हर सम टॉपिक टू स्पीक इन क्लास,
सही बात है, उसको थोड़ा टॉपिक दे दो जिससे वो क्लास में बोल सके। यू विल आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट सो ही और शी हैज़ टू स्पीक, ऐसा कुछ पूछ लो जिससे वो जवाब दे पाए, उसके घरों के बारे में, ये वो कुछ ऐसा रिलेटेबल पूछो। सही बात है। लेट हिम और हर क्वाइट एज हीज और हर नेचर, उसको शांति रहने दो, वो उसका ही नेचर है। नहीं नहीं, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। उसका नेचर है मतलब क्या, क्लासरूम में पढ़ने आया है तो शांति थोड़ी बैठने देना है, उसको हटा थोड़ी देना, तो ये गलत बात है। सेंड हिम और हर टू प्ले ग्राउंड एंड लेट हिम प्ले वेयर ही इज़ कम्फर्टेबल, उसको बाहर ही भेज दो, अगर वो कंफर्टेबल है उसको खेलने दो, ये भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छे शिक्षक की ये 3 खूबियाँ होती है, और ये आप सारे लोग पढ़ाने में, टीचिंग में इन्वॉल्व हो तो हर एक स्टेटमेंट देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी नहीं करनी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3, यानी ए इज अवर करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट, bright students causes disturbance is showing his or her knowledge while you are teaching, what would you do? एक बच्चा है, वो डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो खुद के नॉलेज को आपके सामने, मतलब 2 बार ही बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, या तो उसको टीचर से ज़्यादा पता, मतलब बहुत होशियार बच्चा है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, देखते हैं टीचर का नॉलेज चेक करते हैं, हाँ कि ना। और दूसरा है जिसको कुछ नहीं पता है, बस ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहा है, आप क्या आंसर दो वो उसको सुनना भी नहीं है लेकिन फिर भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे बच्चे होते हैं। तो हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिव हिम और हर सम वर्क दैट ही कैन नॉट डू सो ही रियलाइज दैट ही और शी डजंट नो एवरीथिंग, उसको ऐसा कठिन काम दे दो जिससे उसको पता चल जाए कि हर काम वो नहीं कर सकता। ऐसा हमें नहीं करना है, अपनी नॉलेज बच्चों के सामने नहीं दिखा देनी है। ठीक है, चलिए दूसरा, गिव हिम और हर सम डिफ़िकल्ट वर्क इन द एरिया ऑफ हिज इंटरेस्ट, हाँ उसका जितना एरिया है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी वाला वर्क दे दो, ये चल सकता है। गिव हिम और हर सम बुक्स टू रीड इन द एरिया ऑफ दैट इंटरेस्ट, ठीक है ये भी चलता है। यू विल कनेक्ट हीज और हर पॉइंट इन योर टॉक, उसके पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो ताकि वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे, बीच में पूछता ना रहे, वो भी ठीक है। और कंप्लेंट अगेंस्ट हिम और हर पेरेंट्स, उसकी कंप्लेंट कर दो कि बीच में टकता रहता है, ये तो ठीक बात नहीं है, पहले उसको सुधार में लाना है। अगर बात हद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर हम पेरेंट्स का सहारा लेते हैं कि आपके बच्चे को समझाओ नहीं तो गोली से ठोक देंगे। चलिए मजाक की बात साइड में रही, तो 2 3 और 4, मतलब कौन सा आंसर आएगा मेरा, डी इज अवर करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 31, डीप इकोलॉजी हैज़ फोकस्ड अपन, डीप इकोलॉजी है वो किस पे फोकस्ड है, जो इकोसॉफी पे हाँ है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे वो भी है, रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, शायद रिचनेस और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में है कि नहीं है, हाँ वो भी है। डिफॉरेस्टेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ए बायोटिक इकोसिस्टम से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ए बी सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है ए बी सी वाला, ये नहीं है ए सी बी, ये ए सी बी लो या ए बी सी लो, ठीक है। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 1920 की बात है, द जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अब ये देखिए 1920 में कितना था, अभी का आया है, आप 23 का निकालें या 24 या 24 की बात करें करंट ईयर की, तो आपको याद रखना है कि जो मेल है वो 1000 है और जो फीमेल है वो 1020। अब आपको सुन के शौक लगेगा कि महिलाएं ज़्यादा है, हाँ बेटा महिलाएं ज़्यादा है, और रेशियो कितना बनेगा इसका 1020 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका रेशियो अभी का बन रहा है 1.02। लेकिन आपको कब का पूछा है, 1920 का, 1920 का रेशियो था 1.01, तब भी ज़्यादा थे बिच, मतलब ये 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1.01, तो इसमें आंसर ये है। लेकिन मान लो इस यार यही क्वेश्चन पूछते हैं और बोलते हैं कि 24 में कितना है, तो 24 में कितना आएगा 1.0, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज याद रखिए, भले ही आप कुंवारे हैं, भले ही लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम पास कर लिए तो शादी जल्दी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो याद रखिएगा कि 19-20 का पूछ रहा है तो रेशियो आ रहा है 1.01, लेकिन करंट का पूछ ले तो वो थोड़ा बढ़ गया है 1.02, ठीक है। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन 4.0 हैज़
मोर अपन, मतलब जो 4.0 है उसमें किस पे फोकस किया है, किस पे फोकस किया है, तो इस पे तो नहीं ही करना है। ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग, हाँ इस पे किया है, इस पे ज़्यादा फोकस किया है। फेस टू फेस लर्निंग पे नहीं करना है, ऐसा ज़रूर नहीं कि सब बच्चे सामने ही हो, उसमें तो डिस्टेंस लर्निंग की प्रोसेस की गई है। अडल्ट एंड कनेक्टिंग लर्निंग इसका भी हटा दिया है। ब्लेंडेड मोड यानी क्या कि आप कोई भी पद्धति से आप पढ़ सकते हो, आपका कोई दोराहे वाली बात नहीं है, तो यही 4.0 का फोकस पॉइंट है। ठीक है, बी इज अवर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट 34। अब ये देखिए कनेक्ट करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसके बारे में अगर जानते हो तभी जान पाओगे। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी ई यात्रा, ई यात्रा क्या है, ये इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है, हाँ ये रहा, इंजीनियरिंग टू इंक्रीज द रोबोटिक्स इन इंजीनियरिंग एजुकेशन। थर्ड में बी आ रहा है, थर्ड में बी कहाँ आ रहा है, ए बी ये रहा है, थर्ड में बी, थर्ड में बी एक में ही है, तो हमारा सी आंसर करेक्ट बन गया। मेरा आंसर तो आ गया, सी इज माई आंसर। भले मैं इसको नहीं जानता, इसको नहीं जानता, इसको नहीं जानता, एक जानता हूँ, कोई शोध सिंधु को जानता है वो भी मिला लेगा तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसके हिसाब से अपना मेल बिठा लीजिएगा कि उसमें कौन सा आता है, और उसको याद रख लीजिएगा, क्या बता ये रिपीट हो और उसमें ये एक रिपीट हो रहा है, तो आपको इसी से आपका आंसर मिल जाएगा कि भाई ए जो है उसमें क्या है, तो ए में जो है, ए में हमेशा क्या आता है, तो ए में ये आता है, तो आपका आंसर बन जाएगा। अरे बी है ना, सॉरी मैंने बी से कनेक्ट कर दिया, सॉरी गलती हो गई। ये क्या है, बी है, और मैं यहाँ डी पे करेक्ट, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा भी होता है। 3 में क्या आ रहा है, ये रहा बी। ठीक है, तो डी इज माई करेक्ट आंसर, नॉट सी। तो जल्दबाजी में ऐसा भी होता है कि आपने आंसर तो देख लिया कि हाँ डी आ रहा है, लेकिन आप फिल करके सी में आ रहा हो, टपका पुनना है, इसमें तो कंप्यूटर तो है नहीं, तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम। ठीक है, तो फिर मान लो कि ये आपका पता नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो इसके साथ जुड़ी है, ये आपने पढ़ लिया अभी, और वही एक रिपीट हुआ, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा आगे। 35. Which of the following core principle has not been mentioned in National Education Policy 2020? इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको थोड़ा पढ़ के जाना है। ठीक है, कौन सा इसमें नहीं मेंशन है वो ढूंढना है हमें। तो पहला क्या है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन है, मैं भी पेन टैप का उपयोग करके आपको पढ़ा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का यूज़ बनता है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ग्लोबल डाइवर्सिटी, इसका कोई उल्लेख नहीं है, या ये भी है क्रिएटिविटी एंड कल्चरल थिंकिंग, ये भी है, तो ये हमारा आंसर है। कौन सा आंसर है, बी, बी का कोई उल्लेख नहीं। नेक्स्ट 36, मैच करना है ए और बी से। ठीक है, तो ये तो नया शब्द है, हेपेटाइस, किसी ने नाम सुना है हेपेटाइस का? हेपेटाइस किससे जुड़ा हुआ है, वो कम्युनिकेशन थ्रू टीचिंग, टीचिंग से ही हर शब्द जुड़ता है, टच से वो होता है। ठीक है, नहीं सुना तो याद रख लिए। ये क्या है, ये प्रॉक्सिमिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स किससे जुड़ा है, सो प्रॉक्सिमिक्स जुड़ा है यूज़ ऑफ स्पेस एंड इफेक्ट्स। ठीक है, ये थर्ड है, थर्ड क्या है, पैरालेवरेज, पैरालेवरेज किससे जुड़ा है, पैरालेवरेज जुड़ा है यूज़ ऑफ पिच वॉल्यूम ऑफ वॉइस से। और किनेसिक्स वो किससे जुड़ा है, वो जुड़ा है यूज़ ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। अगर आपको नहीं पता है तो ये याद रख लीजिएगा, ये एक मैथोडोलॉजी है, और वायरस है हेपेटाइटिस से क्या होता है, तो वो टच से फैलने वाला, कम्युनिकेशन से फैलने वाला वायरस है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बनता है डी। ठीक है, डी इज अवर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेटिव टूल, कम्युनिकेटिव टूल के कौन से एग्जाम्पल है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग यस, वॉइस मेल यस, चैट यस, मल्टीमीडिया एनसाइक्लोपीडिया ये नहीं, ज्ञानबोध नहीं, तो ई 2 3, 1 2 3 वाला कौन सा इसमें, 1 2 3 वाला ये रहा। सो इन 37 our answer is what, our answer is B, B is our correct answer. Next 38, which is not a characteristics of effective communication, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट नहीं है, कंप्लीटनेस, सही बात है, कंप्लीट करना जरूरी है। मान लो मैं 38 पे ही मेरा पेपर खत्म कर दूँ, चलो बच्चों पेपर खत्म हो गया है, तो चलता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं। ठीक है, कल्चरल हेट्रोजेनिटी ये नहीं, कल्चरल वाला नहीं आएगा। फिर क्या है,
कॉन्क्रीटनेस, सॉरी कॉन्क्रीटनेस यानी क्या, नक्करता, नक्करता भी है, ठीक है। और करेक्टनेस, नक्करता जो आप बोल रहे हैं वो ठोस होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं करेक्टनेस यानी योग्यता, वो योग्य होना चाहिए, कंप्लीट तो कंप्लीट होना चाहिए। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है, उसमें नाचना गाना या कल्चरल हेटेरोजेनेसी नहीं आती, ठीक है। तो 38 में हमारा आंसर कौन सा बना, बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन सा पार्ट नहीं है, ऐसा बोल रहा है कि सेंडर तो हाँ है, वो मैसेज सेंड करेगा, क्या होगा तो मैसेज होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा उस पर फीडबैक, इसके बाद पहले आएगा रिसीव, जो रिसीवर रिसीव करेगा, फिर उसके बाद आएगा फीडबैक, तो फीडबैक आएगा, री-इन्फॉर्मेंस इसका कोई पार्ट नहीं है, तो हमें तो वही ढूंढना है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, री-इन्फॉर्मेंस जो है वो नहीं है। तो 39 में क्या आंसर आया, डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 40वां, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सिमेनेटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन, कौन से बैरियर है, ठीक है। तो पुअरली एक्सप्रेस्ड मैसेज कम्युनिकेशन बैरियर है, हाँ है। यूज़ ऑफ द टेक्निकल लैंग्वेज, वो भी है, किसी को पता ना हो, मैं ऐसी भाषा, अभी मैं आपको मान लो कि उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, या उर्दू या तमिल या तेलुगु में पढ़ा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं तमिल में, आपको एग्ज़ाम देना है इंग्लिश में, तो लैंग्वेज तो बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है। अजम्पशन, ये भी एक बैरियर है, मैं मान रहा हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ कि सी आंसर है, अजम्पशन पे नहीं चलना है, आपको तो फैक्ट दिखाना है कि कौन सा है। लैक ऑफ अटेंशन, ये एक नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, पूरी शिद्दत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका ही अटेंशन नहीं है, तो उसमें आपकी गलती है, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 आ जाएंगे, बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आंसर आएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए 2 स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड हायर एजुकेशन बॉडीज टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सही बात है, काफ़ी सारे कमेटियाँ बना के रखी हैं। देर आर सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच डू नॉट प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन, सही बात है, और इसीलिए तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि हमारे पास 100 स्टूडेंट है और आता एक भी नहीं है, ये फ्रॉड है साल है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जो हायर एजुकेशनल को इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो ए और दोनों सही है, और आर उसका रीज़न भी है, मतलब ये रहा, ए और बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। और नहीं ठीक से चल रहा था तभी तो कमेटी बनाई, नहीं तो बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। 42 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्याप्ति, इसमें से कौन सा ट्रू है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो इट इज़ रिलेशन बिटवीन मिडल एंड मेजर टर्म इन लॉजिकल ग्राउंड इंटरफेरेंस, सही है। इट मीन्स अ स्टेट परविशंस, ये भी सही है। व्याप्ति सॉल्स बेसिस नायना सॉलिजियंस, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों ही सही बात है। व्याप्ति के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा थियोरेटिकल है, ये तीनों ही आपको उसमें मिलेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा बना 42 में हमारा आंसर बना डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट वर्ड, ये पिछली बार जैसा ही है, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे ये मैं लिख रहा हूँ ATIRIBUTION, ठीक है। अब ये शब्द बन रहा है, उसमें कौन सा गायब हो रहा है, टी, मतलब इसमें से एक गायब हो रहा है और ओ से ख़त्म हो रहा है, मतलब ये गायब हो रहा है, ठीक है। तो ये शब्द बना मेरा। अब नेक्स्ट शब्द कौन सा है, आर से शुरू हो रहा है, ये आर से लेके वो तक जा रहा है, तो ये जो दोनों हैं वो गायब हो गए मैंने, ठीक है। अब थर्ड जो शब्द है वो आई से आई तक जा रहा है, मतलब आई से लेके आई तक जा रहा है, मतलब पहला और आखिरी का शब्द गायब हो गया। और अब क्या होगा, तो पहला आखिरी का और पहला गायब हो रहा है, फिर 2 शब्द गायब, फिर पहला और आखिरी गायब हुआ, अब 2 शब्द गायब होंगे, तो अब इनमें से 2 शब्द गायब ये हो जाएंगे, तो क्या बचेगा UTI इज अवर करेक्ट आंसर। सो UTI कौन सा है, बी। तो 43 में कौन सा आंसर बना, बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन अ सर्टेन रिलेशनशिप में दिया है कि S क्रॉस T है तो S जो है वो ब्रदर है T का, S माइनस T है तो S मदर है T का, और S प्लस T है तो S फादर है T का। तो हमें रिलेशनशिप ढूंढनी है M, N और O, हमें तो प्लस प्लस ही दिए हैं, प्लस यानी क्या, S प्लस T यानी T का फादर S है, तो O का फादर हुआ N, ये सन है, ये फादर है,
एन का फादर हुआ एम, तो ये फादर का भी फादर यानी क्या हुआ, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, एम और ओ, ये एम और ओ, तो ये सन है, उसका फादर और उसका भी फादर यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज अवर करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, 44 में डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवल्स, ट्रेन एंड बस। मतलब पैसेंजर है वो ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, तो ये सी अपना करेक्ट आंसर है, वो उसकी मर्जी है वो कैसे भी जाए, ठीक है, सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46, हाउ एन अचीवमेंट टेस्ट इज डिफरेंस फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एक होता है अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा है एंट्रेंस टेस्ट। तो वो तो आपको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी वैलिड करने के लिए या प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी है वो दिखाने के लिए होता है, और अचीवमेंट टेस्ट यानी आप कितने हाई एजुकेशनल दिखाते हो उसके लिए होता है। ये रहा डी आंसर। अचीवमेंट टेस्ट नीड्स अ हाई कंटेंट वैलिडिटी where entrance is needs a high productive validity। ठीक है, सो इन 46 our answer is D। नेक्स्ट देखें अब, sequential uses of 3 levels of coding, open coding, selective coding and theoretical coding। अगर आपको पता है तो ये ग्राउंड थियरी ऑफ रिसर्च के पार्ट, ठीक है, सी इज अवर करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल सी बातें हैं, सारी रिपीट हो रही है। इन द रिएक्शनल स्केल 0 to 5 वैल्यू दी है, तो ये कौन सा स्केल हुआ, ये इंटरवल स्केल हुआ। 0 to 5 में एक रेगुलर इंटरवल है, फिर आगे इंटरवल होगा, आगे इंटरवल होगा। सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ने की या देखने की भी ज़रूरत नहीं है आगे क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप कौन सा है, तो नॉर्मल ग्रुप में स्क्यूनेस इज 0, इट इज प्लेक्टिक। स्क्यूनेस इज 0 एंड इट इज प्लेक्टिक्स, ये गलत है। अगर आपको पता है स्क्यूनेस इज 0 बट इट इज मेसोकटिक नॉट प्लेक्टिक, ओके, ये भी गलत है। ये देखो, ये वही आंसर दिया है, स्क्रूनेस इज 0 एंड इट इज मेसोकटिक, डी इज और करेक्ट आंसर। हमें पता ही है ये सारे स्टेटमेंट, मैं अपने नोट्स में दे चुका हूँ, पढ़ भी हम चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन है थियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल टू रेशनल एंड साइंटिफिक मीनिंग लीड टू इमर्ज ऑफ। मतलब जो भी मानव जात में धर्मशास्त्रीय या तात्विक, भौतिकी या तात्विक या वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका उद्भव क्या है या उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम क्या है, पॉजिटिविज्म यानी हकारात्मकवाद, वही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मुझे बेहद पसंद आया कि उसका क्या राज है। ये अगर आप पढ़ेंगे, मैं तो फिजिक्स के साथ जुड़ा हूँ, मेटाफिजिक्स के साथ पढ़ेंगे तो आपका भाव हमेशा हकारात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ किसी को पता चलने वाला है वैसा वाला भाव चोरों लोगों का होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनाना है। मैं कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, कभी मिलेंगे तो मेटाफिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब GSET 2022 का पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 जल्द ही चैनल पे मिलेगा। आपको पता ही है हम फिजिक्स विषय के साथ जुड़े हैं और फिजिक्स विषय का GSET में नाम आता है फिजिकल साइंस। ठीक है, तो इसका 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो जल्द ही इस चैनल पे मिलेगा, और इस चैनल पे आपको 21 का सॉल्यूशन फिजिकल साइंस का पहले ही अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और नाउ वेट फॉर GSET 2022 फिजिकल साइंस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल फिजिक्स की दृष्टि, ओके, लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्द ही हम पार्ट 2 का सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।